बहुत बहुत नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। माँ भगवती की कृपा से आप सभी के साथ पुनः बातचीत करने का अवसर मिला है और इस सुंदर अवसर रविवार के दिन मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कुछ बातों को सुनने के लिए। हमारे कुछ साथी यदि यहाँ हमें सुनने के लिए आते तो हमें बड़ी खुशी होती और हमें अच्छा लगता कि हम उनके साथ कुछ बातचीत कर पाते। रविवार का दिन है और करने का अवसर मिला है और रविवार के दिन होने के कारण सबके घर में बातचीत कर पाते। रविवार का दिन काम होगा, मैं सुन रहा हूँ कि मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं, तो मुझे कमेंट में कोई साथी दिख नहीं रहा है। निश्चित रूप से रविवार के दिन जितने भी शिक्षक हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार हो या किसी भी राज्य की प्रादेशिक सरकारों में शिक्षक का धर्म निभा रहे हैं, उनको रविवार का दिन मिलता है और वे आज के दिन अपना घर का सारा काम कर रहे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। सीता त्रिवेदी जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। थोड़ा आराम से बैठने के लिए मैंने अपने लिए एक पीछे तकिया लगा ली है और मुझे अब अच्छा लग रहा है कि मैं आराम से बैठा हूँ और आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मित्रों, चाहे जितना अच्छा काम हो, चाहे कोई काम कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब उस तक उसको समर्थन और भरपूर समर्थन समाज के द्वारा प्राप्त नहीं होता, तब तक वह गौण हो जाता है और उसकी सारी प्रासंगिकता समय के साथ कम हो जाती है या बंद हो जाती है। इसलिए यदि हमारे साथियों ने हमारे इस प्रयास को, जो कवि के साथ कॉफ़ी के रूप में फेसबुक के इस आयाम तक पहुंचा है और एक लंबी साधना किया है अपने साथियों के साथ मिलकर, भले ही यह लंबे समय से काम किया है, अच्छा किया है, लेकिन वर्तमान में भी इसे अपने साथियों के विचारों को न केवल रखने के क्रम में बल्कि अधिक से अधिक मात्रा में बारंबार इन सामाजिक मूल्यों की, जिसको हमने विषय बनाया, चाहे वह शिक्षा के लिए पढ़े लिखे लोग, समृद्ध लोग, विचारवान लोग अपना आधा घंटा का समय सोशल मीडिया के माध्यम से शैक्षिक और संस्कारित वातावरण के निर्माण में अपना उद्बोधन, अपना विचारों का समावेश, आदान प्रदान करें। चाहे यही भाव, चाहे घर बैठे नारी शक्ति को विभिन्न विषयों पर किसी भी खुले मन से अपने विचारों को रखने का, साहित्यिक रूप से अपने विचारों को रखने के लिए किसी भी बिंदु पर कुछ लिखने, बोलने और एक ही विषय पर पूरे देश के कोने कोने से जुड़े हुए विभिन्न लोगों को, विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को अपने अपने विचार लिखने के लिए अवसर देने वाला भाव, किसी क्षेत्र विशेष या किसी खास चीज के लिए कोई व्यक्ति यदि पहचान का मोहताज हो या पहचान हो भी गई हो, तो यदि उसे महामना मानव संतति के रूप में सम्मानित होकर देश में कुछ लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का विचार बने, तो ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को, ऐसे विचारवान लोगों को चिन्हित करके उनको महामना मानव संतति सम्मान कार्यक्रम से जोड़ना, ये सब छोटे मोटे और भी इसके अलावा बहुत सारे विषयों पर विचारों को रखना, रखवाना, इसके लिए प्रेरणा देना, यदि यह अच्छा काम है तो इसमें इतना ही होने से आत्मसंतुष्ट हो जाना एक तरह से अपने साथियों के साथ धोखा होगा
जो साथी इतना परिश्रम करके इस उद्देश्य को इतनी दूरी तक ले आए हैं। मित्रों, हर व्यक्ति को यह जानने का हक होता है कि जो सूत्रधार है या जो लोग इसमें लगे हैं उनका मूल उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति को जानने का यह आकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि जो लोग इस किसी भी काम को कर रहे हैं उनका नैतिक और वैचारिक मंतव्य क्या है, किसी भी चीज़ को चलाते रहने का या चलाने का, या उसको किस परिणति तक ले जाना चाहते हैं। और हमारे साथियों के मन में भी ऐसी भावना होगी कि यह कवि के साथ कॉफ़ी का उद्देश्य क्या है, कवि के साथ कॉफ़ी के जो चलाने वाले संचालक संयोजक के रूप में मैं हूँ, मेरे क्या विचार हैं, मेरी क्या अपेक्षा है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि जो चल रहा है, जो हम लोग किए हैं, कुछ वैसा ही सतत चलता रहे, अच्छे लोगों का सम्मान इस मंच से होता रहे। जो हम सब लोग पूर्व में किए हैं वह आगे भी करने की सामर्थ्य हम लोगों के पास रहे, और हम सब लोग उस खास दिशा में जिसमें कि महामना के चिंतन से समाज को थोड़ा समय और ऊर्जा लगाकर समाज का मार्गदर्शन करना। जो भी हमने सीखा है, जो भी हम सब ने सीखा है इस भारतवर्ष में जन्म लेकर, जितना कुछ भी हम लोगों से अध्ययन हो पाया, हम लोग संग्रहित कर पाए, और उसके प्रतिरूप के रूप में आज हम सब लोग निर्मित हुए हैं। हम लोगों का व्यक्तित्व वही है जो हमने सीखा है। अगर आज यह व्यक्तित्व है तो उस व्यक्तित्व का समाज के सामने खड़े होकर उसका प्रतिनिधित्व करना, उस वैचारिक यात्रा को बताना, उससे लोगों को जोड़ना, और उनको भी इसी तरह से अपने व्यक्तित्व के माध्यम से समाज में पॉजिटिविटी फैलाने का यह जो कार्य बन रहा है, यह सदा चलता रहे। निरंतर नए लोग अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हों, लोगों के लिए प्रेरक बने, प्रेरणादायी बने उनका व्यवहार। और समय के साथ जैसे जैसे समय बीते, इसमें जुड़ने वाले लोग, इसमें एक दूसरे को जानने वाले लोग एक दूसरे के करीब आएं, एक दूसरे के महत्व को समझें और एक दूसरे की महत्ता को बढ़ाएं। यही मूल उद्देश्य है। इसकी गणना किसी खंड में हो रही है, नहीं हो रही है, यह भी बात है कि क्या यह जो अंकन हो रहा है, जो विचार समावेशित हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, वे क्या अंकित कहीं हो रहे हैं, कहीं इसकी लेखा जोखा निगरानी, कोई एक ऐसा दस्तावेज है जो बन रहा है जिसमें कि यह बात उल्लेखित कर सकें कि हमने क्या अब तक किया है और आगे हमें क्या करना है उसका। तो यह बात सही है कि हमारी इस व्यवस्था ने 6 किताबों का जब संकलन किया, उसमें तब के जो माइलस्टोन डेवलपमेंट थे उसका उद्धरण करके उसके बारे में सूचित किया गया है। और आगे भी हम सब लोग इस यात्रा में आगे करते रहना चाहते हैं। हम अपने को बहुत प्रासंगिक नहीं मानेंगे, हम बस इतना ही कहेंगे कि एक विपरीत परिस्थिति में कुछ करने की भावना, कुछ करने की इच्छा और समाज को अपने विचार को बताकर उनको जोड़ने का आग्रह और छोटा छोटा आग्रह करके, बिना किसी विशेष प्रस्ताव के, बिल्कुल छोटा मोटा आग्रह करके अपने व्यक्तित्व से, अपने विचार से, अपने भावना से लोगों को जोड़कर एक समाज का निर्माण किया जा सकता है। और उसी का यह प्रतिफल है, यही प्ररूप है। और कोई भी अकेला नहीं है, यह एक उदाहरण हो सकता है। इसका उद्देश्य आगे चलकर और अच्छा हो, जैसे जैसे गुणी जन, ज्ञानी जन इसमें आएंगे, यह और अच्छा होता जाएगा। अभी विपरीत परिस्थिति में कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं
कि मुझे ही कुछ नेगेटिव लिखने का मन हुआ और मैंने लिखा भी। अवसाद की उस परिस्थिति में जब मुझे मेरा मन दुखी हुआ, तब मुझे कुछ ऐसा लिखने का हुआ और मैंने लिखा भी। लेकिन जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि हमारे साथ के लोग, हमको प्यार करने वाले लोग, जैसे ही अनुभूति हुई कि मुझे मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से, मुझे जानने वालों के हिसाब से यह बात उचित नहीं है, तो मैंने उसको हटा दिया। यह संकोच कहाँ से आया, यह विचार कहाँ से आया कि मेरे को यह शोभा नहीं देता है कि मैं इस बात को ऐसे लिखूं। यह वही व्यक्तित्व हमें ऐसा कराता है कि हमारी यह सीमा है, हमारी यह चीज है, इसको हमें अपने हाथ से बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो निराश हो, परेशान हो, हताश हो, परिस्थितिवश, किसी विशेष की नहीं, परिस्थितिवश कहीं से कुछ उसको पीड़ा हो या कोई भी परिस्थिति हो, तो उसके लिए एक ऐसा दायरा, एक ऐसा कोना रहना चाहिए जिस पर काम करके वह आगे बढ़े, अच्छा करे। और जब उसे निराशा हो, जब उसे ऐसा लगे कि वह नितांत अकेला है, तो वह उस दिशा में चलने को उद्यत हो और चल पड़े। वह फिर से अपनी राह पकड़ ले, अपनी डोर पकड़ ले। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य स्तुति वंदन कार्यशाला हो, हमारे साथियों को एक दूसरे को प्रेरित करना हो, किसी का जन्मदिन हो, कुछ हो, और अनुज्ञा की कार्यशाला हो, यह सब चीज़ें बहुत भावपूर्ण तरीके से हमारे साथी चला रहे हैं। और धीरे धीरे ही सही, एक तरह से एक दूसरे को मौका देकर, एक दूसरे की प्रतिष्ठा, एक दूसरे के विचार का सम्मान करते हुए, कोई हठात बलपूर्वक नहीं, बिल्कुल उनको सहजता से मौका देकर कि जब जब जो दूसरे एक दूसरे के साथ साथी आए। परमानंद शर्मा सर, परम आदरणीय रजकांत सोती सर को प्रणाम करता हूँ। तो जब जब वे साथी एक दूसरे के करीब आए, ऐसा मौका देकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथी चल रहे हैं और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत ही प्रेरणा रहती है कि मैं कभी कभी अपने साथियों से, अपने मित्रों से एक दूसरे को बातचीत करने के लिए नाम भी बताता हूँ कि इनसे आप बात करिए, खुलकर बात करिए, यह आपको कुछ मदद करेंगे। तब भी साथी संकोच करते हैं, भले ही हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हों बराबर मात्रा में, लेकिन संकोच करते हैं, नहीं बात करते, एक दूसरे के व्यक्तित्व और समय का मान रखते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। हमारे जैसा व्यक्ति तो, अभी मान लीजिए कोई साथी पहली बार मुझे कमेंट भी करे, कोई मुझे कमेंट भी करे, तो मुझे उसे अपना लगाव हो जाता है, मैं बड़े अधिकार के साथ उसे कुछ भी कह देता हूँ। लेकिन हमारे साथी इतने वर्षों के साथ के बाद भी एक दूसरे की गरिमा का, एक दूसरे के चिंतन का, एक दूसरे के टाइमिंग का इतना सम्मान करते हैं कि वे कोई भी कार्य एक दूसरे से अपेक्षा नहीं करते, बताते नहीं, बिल्कुल सोचते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि 200 से 250 से ज़्यादा लोग समूह में होने के बावजूद, 200 250 से ज़्यादा 300 लोग हो जाएं, भले कुछ लोग तो इधर उधर निकल जाते हैं, तो उनकी संख्या भी आप अपने साथ ही मानिए, तो वे उतने के बावजूद और 500-700 अच्छी कार्यशालाएं, 5 दिन 10 दिन वाली कार्यशालाएं होने के बावजूद, इतना अधिक 6 या 7 किताबें निकल जाने के बावजूद, बहुत सारा विमर्श हो जाने के बावजूद, एक दूसरे को पढ़ लेने, समझ लेने के बावजूद, हमारे साथियों के बीच में आपसी टीम भावना उस तरह से नहीं बन पाई, बल्कि वे हमें खोजते हैं कि जब आदरणीय सर कहें,
सत्यप्रकाश जी कहें, नीरज कांत सोती जी कहें, तब जाकर कोई एक चीज़ फाइनल हो। कोई ऐसा संस्था के मुखिया के तौर पर, संस्था के जोड़ने वाले संयोजक के तौर पर, कोई भी व्यवस्था को बनाने वाले के तौर पर, यह बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है कि इतने वर्षों के लगातार कार्यक्रमों के बावजूद, इतनी समूह संख्या होने के बावजूद, उस व्यक्ति के शब्द का, विचार का, उसकी उपस्थिति का महत्व अभी भी बना हुआ है, बचा हुआ है। जबकि उम्र में, ज्ञान में मेरे से बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत सारा जीवन देखने वाले, अनुभव वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमको गौण कर देने वाले शख्सियतों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद 300, 200, 300 लोगों के समूह में भी मेरी बात का अभी भी महत्व बचा हुआ है। लोग मुझे बहुत गलत नहीं समझते। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। देश के कोने कोने से जुड़े होने के कारण एक दूसरे की बोली, बात करने का तरीका, सोचने का ढंग, एक दूसरे की चीज़ों का आकलन कम है, कम जानकारी है, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ी बात है। आदरणीय पांडे जी, डॉक्टर राजेश्वर पांडे चाचा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। स्वास्थ्य के विषय में कभी कभी चिंता होती है। आज मैं फ़ोन करूँगा, बात करूँगा। अभी आप कहाँ हैं इसकी जानकारी मैं आज लूँगा। बहुत बहुत प्रणाम। तो इसके लिए मैं अपने टीम के साथियों के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने इतने दिनों के बावजूद मेरा महत्व, मेरे विचारों का महत्व, मेरी संगत का महत्व बनाए रखा है। और यह एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि कम ज्ञानी व्यक्ति को इस बात का डर होता है कि यदि सभी ज्ञानी मिलकर कोई एक राय बना लेंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि जानकार होने के बावजूद मेरे जैसे कम ज्ञानी को भी एक तरह से समर्थक के रूप में, संयोजक के रूप में पूछते हैं लोग कि इसमें क्या कर लें, इसमें करना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। यह एक बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। साथियों, इस तरह की कार्यप्रणाली जिसमें कि घर बैठे एक दूसरे से दूर होते हुए भी परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आती रहती हैं, आदमी समय निकाल कर नहीं जा पाता एक दूसरे के पास, लेकिन घर बैठे के इस संसाधन में जिसके पास समय हो वह, और जिसके पास समय हो वह, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। जो प्रस्तुति करता है, जो बोलने वाला है, जिसके पास समय हो वह, और जिसको सुनने की चेष्टा हो, जिसके मन में यह धारणा हो कि मुझे इनको सुनकर कुछ जानना है, वह, उन दोनों के बीच में इस तरह का लगाव और इस तरह का संयोजन बनना और बने रहना, और इन कंटेंट का, इन मानसिक तरंगों का, जो मानसिक तरंगे हम और आप एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं, इन चीज़ों का महत्व आप अच्छे मस्तिष्क के निर्माण में भी आप मानिए। इस बात का महत्व आप अच्छे मस्तिष्क के निर्माण में, अच्छे मन के निर्माण में, अच्छे मन के निर्माण में मानिए। समाज की तो बात छोड़ दीजिए, समाज तो हम सबका एक समूह का एक रूप है, प्रतिरूप है, बल्कि एक दूसरे को सुनने की परिस्थिति जो हमारी और आपकी, हम किसको सुनते हैं, किसको रोज सुनते हैं, किसको रोज सुनना चाहते हैं, किसको नहीं सुन पा रहे हैं, किसको सुनकर मुझे शांति मिलती है,
किसको सुनने से मेरा मन ठीक होता है, किसको सुनना हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। इस तरह का आकलन, इस तरह का जुड़ाव, इस तरह की चीजें मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें किस व्यक्ति का कंटेंट कितनी मात्रा में सुनना मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक है। समाज का भला होगा नहीं होगा, लेकिन एक तरह से वैचारिक लत लग जाती है। हम आप अगर यह नहीं करते, अगर हम बोलते नहीं, यदि हम अपनी बातें व्यक्त नहीं करते, यदि हम अपने साथियों के समसामयिक जो अभी चल रहा है उनके विचारों को पूरी तरह से नहीं सुनते, तो हम क्या करते? यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्रासंगिक है कि हम क्या करते यदि इस समय जब हम आपके सामने अपनी भावों को, अपने विचारों को, अपने मन में आए हुए उद्गारों को आपके सामने रख रहे हैं, तब यदि हम यह काम नहीं करते तो क्या करते? उस गैप को आप पहचानिए, उस चीज को आप पहचानिए। आप अपने लिए सोच सकते हैं कि जब आप वैचारिक रूप से समर्थ होते हुए भी, किसी बात पर अपनी बात रखने में समर्थ होते हुए भी, किसी कारण से अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते, या जिस कंटेंट को आपको सुनने की सुध रहती थी उसको जानबूझकर या किसी कारण से मन के खट्टे होने के कारण, विशेषतः मन के खट्टे होने के कारण आप नहीं सुन पाते, तो आप क्या करते? मैं 100% यह बात कह सकता हूं कि जब हम अपने मन के खट्टे होने के कारण, मन के खराब होने के कारण अपनी रुचि की चीज को नहीं कर पाते, तब निश्चित रूप से हम वहां अपने समय को, अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं जहां पर हम नहीं भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। यह बात मैं दावे से कह सकता हूं कि ये मैं भुक्तभोगी हूं। ऐसा बहुत समय ऐसा आया है, ऐसे बहुत सारे कालखंड आए हैं जब मुझे लगता है कि मैं अपनी रुचि की चीज को नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए अपने समय को कहीं अन्यत्र ऐसी जगह नष्ट कर रहा हूं जिससे हमारा मस्तिष्क ठीक नहीं है, उतना ठीक नहीं है जितना ठीक होना चाहिए। यह मस्तिष्क और मस्तिष्क के बीच की जो यह खुराक है, खुराक का आदान प्रदान है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसको मैं साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकता हूँ, बशर्ते आप इस चीज को पढ़ें, आप साइंस में जाएं कि क्या बातचीत का, सुनने सुनाने का क्रम मस्तिष्क के हार्मोन को, ब्रेन टॉनिक्स को, ब्रेन हार्मोन्स को परिवर्तित करता है। एक बार आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस बात को खोजिए, या बच्चों को टारगेट दीजिए कि वे खोजें कि क्या ब्रेन हार्मोन्स, मेडुला और जो भी चीज़ें इसके लिए निर्धारित हैं फिजियोलॉजी में, आप सर्च करिए कि क्या अच्छे विचारों को या अपने मन के रुचिपूर्ण तरीके की चीज़ों को सुनने मात्र से भी क्या हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, हम खुश रहते हैं, हमारे व्यवहार बदलते हैं, हमारे व्यवहार अच्छे होते हैं। जब आप इस बात को महसूस करेंगे तब आपको इस बात में और गंभीरता महसूस होगी। यह केवल बात नहीं रह जाएगी, बल्कि एक विषय बन जाएगी। हाँ, यह बात सच है। रामचरितमानस सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए भगवान को की जब बातें कही जाती हैं तो लोग कहते हैं कि जब कहीं किसी जगह राम कथा हो रही हो तो वहाँ रुक जाना चाहिए। ज्ञानी क्या कहते हैं, विचारक कहते हैं, हनुमान जी अक्सर लोग कहा जाता है कि राम कथा होती है तो वहाँ ही रहते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। प्रणाम ऋतंभरा जी, बहुत बहुत प्रणाम। आप बहुत अच्छा कर रही हैं
और आप बनी हुई हैं, लगी रहती हैं, आपको जितना भी सहयोग करती हैं वो कर पाती हैं, यह बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? बशर्ते कि आप यह बात ध्यान दें कि आयोजन करके रामचरितमानस या राम कथा को सुनने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिसके घर में जो अनुष्ठान होता है, जो आयोजन कराता है, वह उतनी रुचि से, उतना ध्यान से उसके आनंद को, उसके सारांश को, उसकी चीजों को ग्रहण नहीं कर पाता जितना कि वह व्यक्ति यदि राम कथा का अनुरागी है और राह चलते कभी क्षण में ही, कहीं मार्ग में ही, कहीं वह आधा घंटा 1 घंटा रुक गया और वह आनंद में बैठ गया और लेने लगा, तो वह आनंद, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। यदि मैं गलत कहूं तो आप मुझे बताइए, टोकिए, और मैं सही कहूं तो आप जय महामना लिखकर हमें इंडिकेट करिए कि हाँ, यह बात सच है कि अनुष्ठान कराकर राम कथा, संपूर्ण रामायण या कोई भी ऐसा प्रवचन कराकर वह आनंद व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाता जितना कि कहीं राह चलते, कहीं अकस्मात बैठ गए, हो रही हो उसमें नहा लें, हो रही हो उसमें सुन लें। क्यों? ऐसा क्यों है? अगर यह बात सच है तो ऐसा क्यों है? पहले तो राह चलते हुए, यात्रा में, अपनी धुन में चलते हुए कहीं कुछ हो रहा हो, उसका बन जाए, प्रोग्राम बन जाए कि मुझे वहां भी 10 मिनट बैठना है, राम कथा में अचानक से मन बन जाए बैठना, यही सबसे बड़ी बात है। हम चल रहे हैं कहीं और हम बैठ जाएं 10 मिनट, यह एक बहुत बड़ी चीज है, यह बहुत बड़ी चीज है। और उस समय जो भी मात्रा में, जितनी भी मात्रा में, वह तो चलती हुई धारा है, विचारों की, वक्तव्यों की, मानस की, वक्ता की, व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति की, वह तो चलती हुई धारा है। उसमें कितनी मात्रा में, कहां पर हमको स्नान करने का अवसर मिल रहा है, यह तो केवल मालिक जानता है, मालिक जानता है, वह प्रभु जानते हैं, वह प्रभु जानते हैं कि किस क्षण को क्या मिलने वाला है किसको, और उसकी प्रेरणा होना, बैठना, और वह मानसिक संतुलन, वह ठीक होना, करेक्ट होना। इसीलिए कहा गया है कि राह चलते, जहां भी कथा हो रही हो, कहीं कुछ हो रहा हो, तो आप जरूर विश्राम करिए, बैठिए। यह वैज्ञानिक तथ्य होगा, यह बात होगी कि आपका मन परिवर्तित होगा। आप जिस भी मार्ग में जा रहे हैं, क्रोध में जा रहे हैं, उलझन में जा रहे हैं, व्यग्रता में जा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं, उदासीन होकर जा रहे हैं, संतुष्ट होकर जा रहे हैं, किसी निर्णय में नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी को कुछ देना लेना है, प्रसंग है, निर्णय की स्थिति में नहीं, सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी परिस्थिति मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में हो सकती है। उस व्यवहारिकता में, उन चीजों में, सामाजिक उद्देश्यों में कहीं न कहीं उस राम कथा का प्रभाव पड़ जाता है। तो यह मन परिवर्तन होना विचारों के माध्यम से, राम कथा तो सार्वभौमिक सत्य है हम सब के लिए, हम सब के लिए, हम सब मनुष्य मात्र के लिए। धर्म की बात नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा मनुष्य मात्र के लिए। यह तो एक उदाहरण है, ऐसी चीज है कि इसको सब स्वीकार, यह सत्य प्रकाश की चीज नहीं, परम आदरणीय सोती जी की चीज नहीं, ऋतंबरा की चीज नहीं, यह किसी एक की चीज नहीं, तो सबकी चीज है। और इसमें से कोई एक खंड, कोई ऐसी चीज निकल कर आ जाना सामने, निकल कर सामने आ जाना हमारे लिए मार्गदर्शन हो जाता है, हमारा मन परिवर्तित हो जाता है। कहीं किसी एक खास चीज के लिए हम लटके हुए हैं, लगे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि यह होगा तभी मुझे शांति मिलेगी, और पता चला कि वह शांति मात्र 5 मिनट की राम कथा सुन लिया और वहीं से व्यग्रता समाप्त हो गई। वह मिला चाहे नहीं मिला, वह मिला चाहे नहीं मिला, हमें वह मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। ऐसा होता है।
तो विचारों का प्रभाव जिसको हम सुनना चाहते हैं, जिसको हम रोज सुनना चाहते हैं, जिसको हम सुनकर संचालित होते हैं, हम समझते हैं, हमारी मस्तिष्क की दशा ठीक होती है, उस व्यक्ति को रेगुलर सुनना, जानना, करीब रहना, इसका ये जो माध्यम बना है, यह सोशल मीडिया, ऑनलाइन इंटरेक्शन, लाइव कम्युनिकेशन, यह एक वही सत्य है जैसे राम कथा में मिला हुआ प्रसाद अचानक से कहीं कुछ मिल जाता है। ऐसे तो कंटेंट भरे पड़े हैं, आप YouTube हैं, आप कोई भी ऐसा है, सोशल मीडिया है, आप विषय डालिए, एक से एक प्रवचन मिल जाएगा, एक से एक विचार मिल जाएगा, एक से एक सूत्र मिल जाएगा। लेकिन उन सूत्रों का क्या? उनसे बहुत सारी चीज संसार में पड़ी हुई है, लेकिन मन तो लगा हुआ है परम आदरणीय नीरज कांत सूती जी में, मन तो लगा हुआ है विद्युत प्रभा जी में, मन तो लगा हुआ है रितंबरा जी की बातों को सुनने में, मन तो लगा हुआ है फातिमा जी के विचारों के प्रसंगों में से निकली हुई किसी चीज में, मन तो लगा हुआ है अपने इन साथियों के, इन बीच वैचारिक उद्बोधन करने वाले साथियों के, अपर्णा गर्ग जी की बातों, लंबी लंबी बातों में, बाबू जी की बातों की, उस बातों में कुछ ऐसी चीज में मन लगा हुआ है। तो हम तो शांति उनसे पाएंगे, हमको तो शांति वहां मिलेगी जहां से हमारा जुड़ाव है, जहां से हमारी भूख है, जहां से हमको शांति है। तो यह जो कुछ लोगों के विचारों के आदान प्रदान की और मानसिक चेतना को ठीक करने की प्रयोगशाला है, इसको क्या इसका व्यतिक्रम करना ठीक रहेगा? क्या इसको व्यतिक्रम में डालना, क्या जीवन की चल रही पद्धति को डिस्टर्ब करना नहीं होगा? क्या हठात किसी अच्छी चीज को, जिससे कि जिसके वैचारिक प्रकाश से, जिसके वैचारिक खुराक से, जिसके मानसिक प्रेम की भावना से, जिसके संवरण से, जिसके सहारे से इतने सारे मस्तिष्क के विन्यास को ठीक करने का मार्ग बना हुआ है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्या ऐसी कार्यशालाओं को, ऐसे वैचारिक प्रतिष्ठानों को, ऐसे मानवीय संवेदनाओं के आख्यानों को कहीं से भी डिस्टर्ब करना किसी से भी उचित होगा? क्या चाह कर भी, क्या लग कर भी इस चीज को चलाते रहने में ठीक है? क्या इच्छा से होकर, विचार से होकर इन चीजों को करना ठीक रहेगा? कठिन परिस्थितियां उठाकर इस चीज को करते रहना। अगर मैं यही कहूं कि परम आदरणीय नीरज कांत सूती जी को जब तक मैं सुनता रहा, जब तक वे चलते रहे, तब तक मेरी गति मति विचार ठीक रहा, मैं संतुष्ट होकर चीजों को करता गया, या मेरे चेहरे पर वह प्रेम भाव बना रहा, तो क्या मुझे हक नहीं है कि जब तक संभव हो, जब तक ठीक हो, तब तक परम आदरणीय नीरज कांत सूती जी अपने इस भूमिका में बने रहें? क्या यह उचित नहीं होगा? क्या हमारी रितंबरा जी यदि ये कहें कि हमें अमुक व्यक्तित्व को सुनने से, ऐसे व्यक्तित्व को, विचारों को सुनते रहने से मेरे जीवन में सहजता आई है, आसानी आई है, मुझे आनंद आया है, मैंने अपने व्यवहारिकता में परिवर्तन लाकर, अपनी समझ में परिवर्तन लाकर बहुत सारी अपनी मन की कठिनाइयों से बाहर निकला है, जिसमें किसी अन्य का कोई योगदान नहीं था, सिर्फ मुझे ही ठीक करना था अपने मन को, और मैंने केवल वहीं से ठीक करके वह ऊर्जा पाई और मुझे शांति मिली है, और मैं अपनी राह पकड़ी हूँ, मैं खुश हूँ। तो क्या रितंबरा जी को यह हक नहीं है कि यह इस तरह की चीजें यहाँ चलती रहे? मित्रों, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, बहुत बड़े बड़े वैचारिक उद्देश्य की पूर्ति करने वाली चीजें इस समाज में बहुत कुछ हो रही हैं। हम बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान युग में, वर्तमान पीढ़ी में जो हम कर रहे हैं,
जो हमारे साथी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, वह कहीं न कहीं इन सब तंतुओं को छूते हुए जा रहा है। कोई एक व्यक्ति हो, उसका विशेष कार्यक्रम हो, कोई एक बड़ी चीज हो और उसका प्रचार प्रसार हो, प्रसंग हो, विवरण हो, वह मिले और उसको सुनने की चेष्टा बने और लोग वहाँ जाकर सुने और उन चीज़ों पर अपना समर्थन दें या प्रकाश डालें, वह एक अलग चीज़ है। लेकिन यह जो रोज हम एक दूसरे के भावों विचारों से ध्वनित हो रहे हैं, पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं, एक दूसरे पर केंद्रित हो रहे हैं, यह एक दूसरी चीज है। न वह उसका स्थान यह ले सकता, न इसका स्थान वह ले सकता। अब दोनों में क्या फर्क है, यदि आप जानना चाहते हैं तो एक बार जय महामना लिखकर हमें बताइए, तो हम आपको बताएं। एक बार जय महामना लिखकर हमें इंडिकेट करिए कि आप दोनों में फर्क क्या है, जानना चाहते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में सूचित करूंगा, बताऊंगा। बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिल्कुल सर, बिल्कुल यह बात बिल्कुल सही है, बहुत ही सराहनीय है। मनोज सिंह जी, मिनेश चौहान जी, रितंभरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस बात को मैं जैसा अभी कहा कि एक रामचरितमानस की कथा का आयोजन करके, कथा सुना बुलाकर, प्रकटी तौर पर उसका प्रचार प्रसार करके, कोशिश करके राम कथा को सुनना और राह चलते 10 मिनट के लिए रुककर राम कथा को सुनना, दोनों में जो फर्क है वही फर्क आप महसूस कर सकते हैं जब आप यह देखेंगे कि आप और हम जब कोई उद्देश्य बनाकर, कोई एक चीज बनाकर काम करते हैं, पोस्टर बैनर के साथ काम करते हैं, तो लोगों को प्रेरणा होती है कि आज भी सुनाया जाएगा, तो लोग उस पर केंद्रित होते हैं और उसके प्रति हो सकता है उनके मन में इच्छा, मतलब जागृति भी हो, अच्छा भी लग जाए, उनको वह चीज मिल जाए जिसको भी अपेक्षा कर रहे थे, या वे अपेक्षा से कम प्राप्त करके दूषित मन के साथ भी वापस जा सकते हैं। और चलती हुई राम कथा के बीच में हठात अपने मन से रुककर उन चीजों को प्राप्त कर जाना, और कभी कभी इतना मनोरम दृश्य का वर्णन, ऐसी चीज का वर्णन जिससे आंख खुल जाने जैसी स्थिति बन जाना, तो यह दोनों, उसमें तो मिलना ही मिलना है, खोना कुछ नहीं है ऐसी। तो यह जो है, जो रोज चल रहा है, जो रोज हम सब एक दूसरे को घर बैठे अपना खाकर, अपना पानी पीकर, अपने मोबाइल से अपने समय का ध्यान रखते हुए जो एक दूसरे को ले दे रहे हैं वैचारिक, यह जो आत्मबोधन है, यह एक दूसरे से आत्मिक जुड़ाव है, यह उस स्तर की चीज है जो राह चलते हठात अपने मन से प्राप्त हो रही है। राम कथा का वह सुयोग बन रहा है, वह भाव बन रहा है, वह मन का परिवर्तन वह हो रहा है। डॉक्टर रवि घायल सर को प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। रितंबरा जी अनवरत सुन रही हैं। जो साथी सुनते हैं उनके मन पर कुछ विशेष रखने की भी इच्छा होती है, और जो साथी कमेंट नहीं कर पाते, किसी कारण से व्यस्त रहते हैं, हाथ में कुछ खा रहे हैं, कुछ विशेष चीज खा रहे हैं, अचानक मोबाइल खुल गया और देख तो रहे हैं, लेकिन वो हाथ का खाने में लगे हुए हैं, वो कुछ कमेंट नहीं करते, या कुछ दूसरी चीज़ों में मन लगा होता है, दिमाग उलझा होता है, उधर जाने की इच्छा होती है, चले जाते हैं छोड़कर। तो ऐसे साथियों को कुछ विशेष जो भाव मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। और रितंबरा जी इसमें अच्छा कर रही हैं, इनके लिए हम यही कहेंगे कि आप एक ऐसे भाव से इसको लेकर चलिए, खुले मन से इसको प्रकट करिए। आपको पटल के बारे में क्या अच्छा लगता है, पटल में क्या अच्छा लगता है, इन लोगों में क्या अच्छा लगता है, खुलकर अब कहना शुरू करिए। खुलकर अपनी बातों को यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर जाकर खुलकर, हमें यह अच्छा लगता है, यह अच्छा लगता है, यह अच्छा लगता है, बुराई किसी की नहीं,
सिर्फ अच्छाई अच्छाई बताना शुरू करिए। लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, आपको किससे किससे क्या क्या अच्छा लगता है। वे अपनी अच्छाइयों पर काम करने लगेंगे, वे अपनी गुणवत्ता पर काम करने लगेंगे, सिर्फ आपके कह देने मात्र से ही कि यह अच्छा लगता है, यह अच्छा लगता है, यह अच्छा लगता है, यह अच्छा लगता है। आपकी दृष्टि में अच्छा अच्छा ही है। इसलिए आप जब अच्छा अच्छा खोज खोज कर लोगों को नाम ले लेकर बताना शुरू करेंगी तो आपकी मीठी बोली से आपका जो परिदृश्य है, जो बोली भाषा है, जो आपके क्षेत्र की मिठास है, उस भाषा में वह बोली हुई बात बहुत सारे लोगों के मन को छू जाएगी और वे और अच्छा करने को भी बस होंगे। यह जो विचारों की खेती का, विचारों की और मस्तिष्क से मस्तिष्क के बीच में जो यह जो चल रहा है, आत्म सुधार की संस्थान, आत्म सुधार की कार्यशाला। अब आप कहेंगे कि यह आत्म सुधार की कार्यशाला कैसे हो गई? डॉक्टर वर्षा खन्ना यदि को मैं प्रणाम करता हूं। यह आत्म सुधार की कार्यशाला भी है। जो कुछ भी हम सब लोग कर रहे हैं, यदि आप लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो आप इसमें जय महामना लिखकर इसका भी इंडिकेट करिए कि हाँ, मैं सही कह रहा हूं कि यह सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं यह आत्म सुधार की कार्यशाला भी है। तो इस आत्म सुधार की कार्यशाला में बहुत बल मिल जाएगा प्रीतम्भरा जी, बहुत बल मिल जाएगा। व्यक्ति को सुनने वाले लोग प्रेम से अगर कुछ दोष भी निकाल दें और गोपनीय से फोन करके अलग से कुछ दोष भी बता दें तो वह उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि वे सुनने वाले हैं, वे ग्रहण करने वाले हैं। उनका सम्मान, उनका विचार, उनका भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो सुनने वाले हैं, जो प्यार करने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको आज के समय में, आज की परिस्थिति में योगेश विनीता बरनवाल जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज की परिस्थिति में, आज के परिवेश में सब कुछ है, सब कुछ है। कमरा है, आरामगाह है, सोफा है, कपड़ा है, लत्ता है, घूमने की सुविधा है, बहुत कुछ है इस संसार में। खाने पीने रहने, इन सब चीजों में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चीज का अभाव सर्वथा सबके पास है, सबके पास। ग्रहण करने वाले लोग, हमें और आपको ग्रहण करने वाले लोगों की संख्या मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर संख्या है हमें और आपको ग्रहण करने वाले लोगों की। और ऐसी परिस्थिति में जब मुट्ठी भर स्वीकार्यता हो, मुट्ठी भर किसे कहते हैं? एक होता है इफरात, जाओ और भर लो बोरी भर के। एक तो इफरात होता है, एक होता है मुट्ठी भर। मुट्ठी भर चीज का बहुत महत्व होता है और इफरात चीजों को लोग उतना महत्व नहीं दे पाते। तो ये जो मुट्ठी भर ग्रहण करने वाले लोग हैं, ये जो मुट्ठी भर ग्रहण करने वाले लोग हैं, उनकी बातों का बहुत असर होता है। वे मुट्ठी भर जो सुनने वाले लोग हैं, जो ग्रहण करने वाले लोग हैं, अगर एक बार फोन से, विचार से कोई त्रुटि हो रही, कोई चीज हो रही है, वे कह दे तो कोई बहुत मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा होगा, या ऐसा ही मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो कहेगा कि नहीं वह सही है और तुम गलत हो। बहुत, क्योंकि उनसे ज्यादा प्रिय, उनसे ज्यादा अपना कोई नहीं होता, पुत्र भी नहीं है। पुत्र, पुत्री, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहन, मित्र, कोई भी संबंध
कोई भी संबंध उस सुनने वाले, उस ग्रहण करने वाले व्यक्ति का स्थान नहीं ले सकता, उस सुनने वाले का स्थान नहीं ले सकता कोई भी संबंध। इसीलिए फैन क्लब बन रहे हैं, श्रोता मंडल बन रहे हैं, चाहने वाले लवर्स या चाहने वालों को लोग फैन फॉलोइंग कहा जाता है, फॉलोअर्स कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे भाव हैं जिनसे उनकी महत्ता को लोग बताते हैं, उन बातों को बताते हैं कि हाँ यह खास आपके हैं। सोशल मीडिया, सर्च इंजन भी इस बात का आकलन करके कभी कभी बताता है कि आपको चाहने वाले लोग हैं। मेरी बड़ी बहन रंजना पांडे दीदी हैं यहाँ पर, वे मेरी बड़ी हैं, बहुत मानती हैं। वर्षा दीदी हैं, और भी लोग हैं, मेरे अपने हैं। लेकिन यह बात मैं दावे से नहीं कह सकता कि मेरा वह स्थान है। उनके उद्बोधन को न सुनने के कारण मेरा भी वही स्थान है जो उनको सुनते हैं। वे जानती हैं कि इसके पास समय नहीं है, इसके पास इसकी मानसिक तरंगें कुछ ऐसी रहती हैं कि यह चंचल है, चलता रहता है, कुछ सोचता है, फिर कुछ सोचता है, फिर कुछ करता है, फिर कई तरह के दिमाग, इसका बटा हुआ दिमाग है। तो वह जानती हैं, वह क्षमा कर सकती हैं, लेकिन सुनने वाले का स्थान मेरा भी नहीं है, सुनने वाले का स्थान मेरा नहीं है। सुनने वाले का महत्व, प्यार करने वाले का महत्व, अपना समझकर रोज समय निकालकर अपनी बात का समर्थन करने वाले का महत्व बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। उसकी बात को कोई काट नहीं सकता, उसकी बात को कोई स्थान नहीं ले सकता। तस्लीम फातिमा जी को नमस्कार करते हैं, मनमोहन हयारन को। यह सुनने वाले ही हैं। आप देखिए, लोग कहते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो अंतरंगता होती है वह उन्हीं प्रेमी प्रेमिका के वैवाहिक यात्रा में शुरुआत हो जाने के बाद कम हो जाती है। मंजिल क्या है? मंजिल होती है शादी, मंजिल होती है एक महत्वपूर्ण मंजिल है वैवाहिक कार्य में। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, जय महामना लिखकर मेरी बातों का समर्थन करिए कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो अंतरंगता होती है, जो लगाव होता है, जिसे लगाव कहते हैं, बाकी किसी चीज के लिए नहीं, लगाव की बात मैं कह रहा हूं। लगा होना, लगे होने की जो भाव है प्रेमी प्रेमिका के समय में ज्यादा होता है, और संबंध पूर्ण होने के बाद, वैवाहिक संपर्क में आ जाने के बाद वह लगाव उतना नहीं रहता। लोग ठीक है, अब तो हम हो गए। क्यों ऐसा है? उसका कारण है, उसका कारण किसी मंजिल पर पहुंचने का नहीं है। उसका कारण यह है कि जो सुनने का क्रम था, जो एक दूसरे को सुनने का क्रम था, जो पेशेंस लेवल था, एक दूसरे को ध्यान रखने का, एक दूसरे को महत्व देकर वक्त देने का, सुनने का समय था, वह धीरे धीरे बढ़ता गया, कम होता गया। विवाह होने के पश्चात जैसे जैसे उस परिवार में जिम्मेदारियों का भाव एक दूसरे का बढ़ता गया, वैसे वैसे व्यक्ति जो है उस अपनत्व के रिश्ते को, जहां उसको समय देने से यह संबंध बना है, जो प्रेम, जो चीज, जो लगाव उसको देने से बना है, वह उतना नहीं दे पा रहा है। इसी कारण से एक कहते हैं कि जब आप हमको चाहते थे, जब आप प्यार करते थे, तो आप अलग तरीके से व्यवहार करते थे, और अब जब आप मैं सब कुछ सौंप कर आपके साथ हूँ, आप ही के साथ हूँ, तब मुझे वह भाव, उस चीज का वो लोप दिख रहा है, वह नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि भेद कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी दोष नहीं है, फिर भी वह चीज क्यों? वह न सुनने के कारण हो रहा है, वह न सुन पाने के कारण हो रहा है। जिम्मेदारियों का दबाव, कहीं तरह से बंट जाने का भाव, बंट जाने का दबाव,
ही यह कराता है कि व्यक्ति जिसको चाहता है। इसीलिए वैज्ञानिक रूप से मैं इस चीज को सत्य कह रहा हूं कि जो वाचन की परंपरा है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, उसको सुनने वालों का महत्व, सुनने वालों का स्थान, आप ही जो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको सुनने वालों का महत्व निश्चित रूप से आपकी दृष्टि में अलग होता है। हम वह स्थान नहीं ले सकते। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। लोग कहेंगे कि ये डॉक्टर सत्यप्रकाश जो है एक नए तरह का कीड़ा जो है मन में डाल देते हैं, एक नए तरह की बीमारी जो है मन में डाल देते हैं। लोग कह सकते हैं, लोगों को सोचने का अधिकार है। लेकिन मैं यह अगर गलत कह रहा हूं तो आप लोग कहिए, आप कहिए कि हाँ मैं गलत कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि मन से मन की इस यात्रा में सुनने का जो मार्ग है, ग्रहण करने का मार्ग है, समर्थन करे न करे, सुनता भी रहे, केवल सुनता रहे, तब भी एक ऐसा लगाव हो जाता है कि वह व्यक्ति जब कभी भी जीवन में टकराएगा, बताएगा, तो उसका एक स्थान रहेगा, उसका एक महत्व रहेगा, उसकी एक चीज रहेगी। नहीं, अमुक ने हमको सुना है और उसकी बात को हमें सुनना है। लोग कहते हैं आपने मुझे सुना कि मैं आपको सुनूं। लोग कहते हैं कि आपने मेरा महत्व रखा कि मैं आपका महत्व रखूं। लोग कहते हैं, तो कहने वाली बात है, लेकिन दिल में उतरने का रास्ता, दिल में उतरने का रास्ता, यही मस्तिष्क से मस्तिष्क की यह जो यात्रा है, यही दिल में उतरने की यात्रा है। यही प्रेमी प्रेमिका के बीच की यात्रा बनती है। प्रेमी प्रेमिका के बीच की यात्रा कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है। प्रेमी प्रेमिका हो जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल रास्ता है। किसी से प्रेम हो जाना, किसी को प्यार करने लगना, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ भी तत्व नहीं है। लोग कहते हैं कि ऐसी लड़की से या ऐसे लोग से आपका रिश्ता, ऐसा प्यार हो गया कि आप जो है न उसका रूप देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, न उसकी गोत्र देख रहे हैं, न जात व्यवस्था, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, आपका दिल वहां लग गया। क्यों लग गया? ऐसा क्या देख लिया? केवल विचार, केवल सुनने सुनाने की यह प्रक्रिया जो है, एक दूसरे को समर्थन देने का, एक दूसरे के, एक तरह से कहते हैं कि एक दूसरे को वक्त देने के कारण ही ऐसा हो जाता है। तो यह जो मैं आपको आज बता रहा हूं, जिसमें कि इस आत्म सुधार की कार्यशाला के माध्यम से हम सबको एक दूसरे को सुनने का अवसर मिला है, यह एक बहुत बड़ी चीज है। यह एक बहुत बड़ी चीज है। यह जो है, यह जो यात्रा है, जिसमें कि हम यह दावे से कह सकते हैं कि हम अगर परम आदरणीय नीरज कांत सोती जी को सुनते हैं तो हमारा मन ठीक रहता है। हम विद्युत प्रभा यदि को थोड़ा भी सुन लेते हैं तो मेरा मन ठीक रहता है। यदि हम यह बात कहते हैं तो आप यह मानिए कि बहुत सारे लोग इस चीज को, बहुत सारे लोग इस चीज को मानेंगे कि हाँ यह सच है, यह सच है। कभी कभी लोग कहेंगे कि सोती जी का नाम लेके स्वाद आप खराब कर दिए। ऐसी बात नहीं है। उस डब्बे के भीतर वो दिल जो मैंने देखा है, सोती जी इतने सुंदर व्यक्तित्व के, इतने सुंदर व्यक्तित्व हैं कि यदि आपको उनको गुदगुदाने का मन करे तो आपको प्यार हो जाएगा। हमें तो हुआ है प्यार उनसे। हमने कई बार सोती जी को गुदगुदाया है, छेड़ा है, परेशान किया है, तंग किया है, एक अधिकार के साथ, हर प्रकार से। तो आप जो है इसको समझिए, इस बात को कि हम सब लोगों को जो मानसिक खुराक मिल रही है, अपनापन मिल रहा है, अपनत्व मिल रहा है, प्रबोधन मिल रहा है, इसको सुनने और न सुनने के बीच में एक जीवन खड़ा है। हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, हम तय कर रहे हैं। कुछ क्लिष्टता है हमारे इस प्रोग्राम की, इस प्रोग्राम में कुछ क्लिष्टता रखी गई है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वह पहचान का क्रम है, मात्र पहचान का क्रम है।
व्यक्तित्व के पहचान के लिए, व्यक्ति की इच्छाओं के जानने के लिए, व्यक्ति की ऊर्जा का सही ढंग से समावेश हो, उसके लिए एक तरह से छोटा सा एक तरह से है रखा हुआ, और कुछ उसका आर्थिक महत्व है मेरे लिए। अभी कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हैं जहाँ मुझे आर्थिक रूप से खड़े होना पड़ता है इस कारण से, अन्यथा इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। मूल महत्व यह है जो मैं आपको आज बताया हूँ, जिस चीज़ को बताया हूँ। परम आदरणीय सतीश सजल जी, श्रीधर कृष्णार्थ जीजा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रितंबरा जी ने कुछ कमेंट किया है, और सबसे बड़ी बात होती है प्यार। बिल्कुल मैं इसको महत्व देता हूँ। विनीता जी, आप किसी से भी ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते, और हो सकता है उस समय उसकी मानसिक हालत और समय अभाव कारण कुछ भी नहीं लिख पाते। बिल्कुल रितंबरा, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग सुनते तो हैं पर कमेंट नहीं करते। कमेंट का मतलब होता है छेड़ना। क्या आप चाहेंगी कोई आपको छेड़े? यदि आपको छेड़खानी की आदत हो तो बताइए, कमेंट क्या जरूरत है? स्नेह जो है, स्नेह को परिपक्व होने दीजिए। सुनने का जो भाव है वही सबसे आनंद का है। सुनिए, और जो सुनता है उसकी निगाह समझ में आ जाती है कि यह हमें सुनता है। जो नहीं सुनता वह, उसका निर्माण वैसा हो ही नहीं सकता जो सुनता है। मुरारी बापू की जो कथा सुने और मुरारी बापू की कथा का पंडाल जो सजाए, उसमें फर्क होता है, उसमें फर्क होता है। कुछ सदस्य तो किसी खास व्यक्तित्व पर ही अपना कमेंट करना उचित समझते हैं, फिर आप कमेंट पर आ गए। विषय ही नहीं है, विषय ही नहीं है। रंजना दीदी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, कृष्णराज जी को प्रणाम करते हैं। तो राम कथा, मुरारी बापू जी की कथा हो रही हो, उसको सुनने वाले व्यक्ति का चरित्र, भाव, विचार, उसकी निगाह वह अलग होगी। और राम कथा को सजाकर, उसकी व्यवस्था, दरी बिछाकर, टाट बिछाकर, तंबू लगाकर, गाड़ी लगाकर, राम कथा में आने जाने का प्रबंध करने के लिए सारी व्यवस्था करने वाले दूसरे साथी का महत्व, उसकी निगाह अलग होगी। तो इसलिए कमेंट करने की या कमेंट पाने की या कमेंट जो है पाकर पहचान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। विनीता जी, आप इस बात को समझिए कि जो मुरारी बापू जी की या किसी संत की या किसी विचारक की या किसी प्रेमी की बात को ढंग से सुनता रहेगा, सुन लेगा, या सुनने की चाहना होगी, उसकी निगाह से लूर टपकेगा, निगाह से, उसकी आंख बताएगी, उसका बॉडी लैंग्वेज बताएगा। तंबू लगाने वाले का, आसपास मडराने का, आसपास लगे होने का, उन विचारों, ये विचार की खेती है, ये विचार की खेती है। किसी को जबरिया माला थोपने से या जबरिया बैठकर पीढ़ा देने से या ऊंचा आसन देने से वह प्रेम नहीं होगा। कोई महात्मा है और उनके लिए किसी सेठ ने खूब बढ़िया प्रबंध करके, खूब ऊंचा व्यासपीठ बनवाकर और खूब अच्छा एसी लगवाकर कथा का आयोजन करता है। वह प्रणाम करता है और उसको आशीर्वाद मिलता है, खूब माला फूल प्रसाद इतना सारा व्यासपीठ से मिलता है सबके सामने। वह चीज अलग है। और 7 दिन सुनने के बाद व्यासपीठ पर बैठे हुए संत वहां सामने देख रहे हैं कि अगले पिछले 7 दिन से कोई व्यक्ति हमें सिर्फ रोज सुनता है और उसी जमीन को प्रणाम करके चला जाता है, कभी मेरे पास निकट आने की चेष्टा नहीं किया। ऐसे व्यक्ति को निगाह से, सिर्फ निगाह से संत जो है इसे देख लेते हैं और उसके प्रति संत गुरु का प्रणाम हो जाता है। वो खुद प्रणाम करते हैं। आपने इस चीज को देखा हो न देखा हो, आपको वक्त मिला हो न मिला हो, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेठ जी
सेठ जी जो बहुत बड़ा प्रसंग बनाकर संत को बुलाकर पीठ पर बैठाते हैं, स्थान देते हैं, ऐसे व्यक्ति को संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं, खूब प्रसाद देते हैं, खूब प्रसाद देते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं, मंच से कई बार बोलते भी हैं। लेकिन जो लगातार 5 दिन आ रहा है, 5 दिन आ रहा है, 6वें दिन नहीं आता है, तो संत महात्मा की आंख उसको खोजती हैं। और हो सकता है कि चर्चा के दौरान वो बोल दें, कह दें कि अरे अमुक व्यक्ति जो यहाँ रोज बैठते थे वो कहाँ है, आज कहाँ रह गए, कहाँ है। या वह देर से आ रहे हैं तो उनको देखकर आइए आइए बैठिए, हो सकता है, हो सकता है। तो जो सुनने वाला है उसकी पहचान बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल नितांत अलग होती है। चाहने वाले की दृष्टि को पहचानता है आदमी, और उस पर किसी का जोर नहीं है। कोई पति पत्नी का संबंध नहीं, कोई भाई भताज का संबंध नहीं, कोई माता पिता का संबंध नहीं, कोई गुरु, कोई भी महत्व इसमें नहीं। सिर्फ और सिर्फ यह है एक दूसरे को सुनने की भावना, एक दूसरे को स्वीकार करने की, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को समझने की भूख जो है, यह एक दूसरे के करीब लाती है। इसमें किसी अन्य का कोई वो नहीं। और यही रास्ता कभी कभी प्रेम का मार्ग भी कहा जाता है। प्रेम होता है। अब प्रेम की मंजिल क्या है, आप इसको एक चीज है, सिर्फ एक चीज है। प्रेम को एक तरह से बांटा गया है कि वैवाहिक पद्धति में लोग आ जाए। सिर्फ एक अंग है इसका, ये कुछ नहीं है। ये तो जीवन का, ये तो प्रेम, प्रभु से प्रेम को भी प्रेम कहा जाता है, माँ से प्रेम को भी प्रेम कहा जाता है। ये सब तो सामान्य अर्थों में गुरु शिष्य में संवाद का प्रेम होता है। ज्ञान गुरु ने दिया, सैकड़ों लोगों ने उसको, सैकड़ों बच्चों ने सुना, सबने फीस दी गुरु को, सबका नाम याद नहीं रहता। लेकिन वह शिष्य जो ध्यान से गुरुदेव की बात को सुनता है, कॉपी में नोट करता है, समर्थन करता है, एक लोटा पानी ला कर देता है, कुछ भी, उसको जीवन भर याद करते हैं, जीवन भर याद करते हैं, उसका नाम लेकर पुकारते हैं, अरे यह तो सत्य प्रकाश है, यह सत्य प्रकाश है। उसकी आवाज पहचानते हैं गुरु ने। 90-95 साल की अवस्था में भी उसका अरे आवा आवा ऐसे कहते हैं। क्यों ऐसा है? यह प्रेम की पराकाष्ठा है। यही प्रेम है, यही असली प्रेम है जिसकी बात मैं कह रहा हूं। यह सुनने समझने की एक यात्रा का प्रेम है। कर्मस्थल पर मैं देख रहा हूं कुछ कमेंट आ रहे हैं एक दूसरे पर, मैं ध्यान से देखूंगा उसको। मैं बोलने के क्रम में हूं। विनीता सब पर करती है, विनीता नाम ही विनीता है, तो उसको भी यह इंतजार रहता है कि स्नेह रूपी आशीर्वाद सबको प्राप्त। बिल्कुल कमेंट प्रेम की भी होती है सर, माफ करिएगा, मुझे लाइव सुनने की बात कर रही थी। बिल्कुल कमेंट की परवाह ना करें, बस हमारा लक्ष्य है अपने आप को निखारना, लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाना। हम तो यही सोचते हैं कि हम बोल रहे हैं और हमें हजारों सुन रहे हैं। बिल्कुल आपकी सार्वजनिक विचारवान मार्गदर्शन प्रदान के साथ थैंक यू। और आज आप बहुत अच्छे से बोल रहे हैं सर, प्यार भरी बातें। तनाव तो सर किसी के जीवन में है, पर प्यार और सम्मान आपसे मिले तो मन को सुकून मिलता है। क्या बात है। मेरा इतना महत्व है कि मेरे साथी मुझसे भी अपेक्षा करते हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथी मेरे मन से, मेरे भाव से मुझे कुछ सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरी तरफ से अपने प्रति कुछ चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो ऊर्जा एक दूसरे को देने का तौर तरीका जो बना हुआ है, यह बना रहे। और यह जो जितना भी प्रसंग जीवन का है, जितना भी बना हुआ है, यह यात्रा ऐसे ही चलती रहे। और उसमें आगे चलकर इतनी मिठाई हो, इतने मीठे हो जाएं, इतना मीठे हम हो जाएं कि आपस में झगड़ पड़ें, अपने में दोष निकालने लगें, कमियां खोजने लगें, कीड़े पड़ जाएं। जैसे कहता है कि जब ज़्यादा मिष्ठान हो जाता है तो चींटियां लग जाती हैं। ऐसा विष पैदा हो, ऐसी कटुता पैदा हो, ऐसा दुख पैदा हो, एक दूसरे में कमी खोजें, इतना प्यार करें, इतना अपेक्षा का बोझ हो जाए एक दूसरे से,
इतना स्नेह हो जाए कि दोष निकालने लगे। ऐसी स्थिति तक प्यार हम लोग एक दूसरे को करें, यह समर्थन इतना मजबूत हो, इतना अपनत्व हो कि अधिकार के साथ एक दूसरे का दोष निकालें, और अधिकार के साथ कभी भी बैठें तो बैठकर आंख में आंख डालकर सामने एक दूसरे की कमी को निकालें कि आप ऐसे हैं, 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 और इतना कठिन हो कि बर्दाश्त न कर पाए एक दूसरे को, इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम हो। जैसे भाई बहन एक दूसरे पर जब झौंझिया के झगड़ा करते हैं, झौंझिया के झगड़ा करना, आप हमारा शब्द शायद पकड़े, झौंझिया कर झगड़ा करते हैं भाई बहन, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। भाई भाई एक दूसरे पर झौंझिया के झगड़ा करते हैं। जब झौंझिया के झगड़ा नहीं करते ना, तो दूरी हो जाती है, और जब झौंझिया के झगड़ा कर लेते हैं तो प्रेम की पराकाष्ठा होती है, प्रेम की पराकाष्ठा होती है, अपनत्व की अपेक्षा की पराकाष्ठा होती है। पति पत्नी के बीच में भी यही है, जब एक दूसरे पर उलाहना दें, एक दूसरे का वक्त खोजें, डांटें डपटें, खूब झौंझियाएं, तो झौंझिया कर जो झोंक में होता है, वह जो चीज है वह प्रेम की पराकाष्ठा है। तो हम अपने साथियों से, हम अपने मित्रों से हृदयांगन वीथिका पर लाइव तकनीकी कारणों से नहीं कर सका, इसका मुझे दुख है, मगर वहां पर पुनः उपस्थित आप ही की प्रशंसा में कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप आए हैं। तो ये झौंझिया कर जो झगड़ा हो आपस में, जो आपस में यह युद्ध हो, एक दूसरे को खोजने का, एक दूसरे को पकड़ने का, एक दूसरे की कमी निकालने का, एक दूसरे के दोष सिद्ध करने का, यह इतना प्रखर हो, इतना उम्दा हो कि फिर से एक दूसरे के निकट आए, फिर एक दूसरे के करीब आए, कभी भी एक दूसरे को छोड़ के न जाए, जब तक रहें। मुझे याद है कि जीवन के इतने लंबे अध्ययन के दौरान, आप अध्ययन की मैं बात करूंगा, अगर आज भी मुझे अध्ययनशील आप माने तो कोई दोष नहीं होगा। इतना लंबा समय, 17 साल नौकरी का भी एक अध्ययन मानिए, और पीएचडी का 7 साल वह भी अध्ययन मानिए, और उसके पहले ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 5 साल वह भी अध्ययन मानिए, तैयारी का भी अध्ययन मानिए, उसके पश्चात उसके पीछे हाई स्कूल इंटर तक, सब बचपन तक, अभी तक यादें स्मृतियां जस की तस बनी हुई हैं। ये सब अध्ययन काल में भी, अध्ययन काल, नौकरी काल, जो भी कहिए, रिश्ते नाते काल, यह मेट सदस्यता काल, इतने में इतने लोगों की इतनी लंबी फौज है हमारे पास मित्र परंपरा में। इस मित्र परंपरा में जिस साथी के साथ कुछ मन की खटास होना स्वाभाविक है, ऐसा हुआ है ग्रेजुएशन में, हो गया कुछ मन में, मन का फेर हो गया, तो मैंने उसको भी ठीक किया, जाकर पलट कर हाल चाल लिया, फोन किया, खत्म किया उस चीज को। तो यह मन जो है ऐसा है कि हम किसी भी चीज को अपने स्तर से चाहते हैं कि कहीं से भी यह ना रहे। तो मित्रों, यह जो आपको संपदा मिली है प्रेम का, आत्म सुधार की कार्यशाला, इसकी रक्षा कीजिए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप इस पर डटे रहिए। 7 तारीख को आप आ रहे हैं सर, मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है। 7 तारीख को हम सब लोग मिलेंगे। मैं श्रीधर जी से भी कहूँगा कि वे भी आए, चला जाए, मिला जाए। सादर प्रणाम। फोन आ रहा है, एक और झगड़ालू आदमी मुझे फोन कर रहा है, दिनेश तिवारी जी फोन कर रहे हैं। तो मित्रों, यह जो मैंने सुनने सुनाने पर प्रकाश डाला है, इसको बनाइए, इसको लगाइए, इस यात्रा को कम मत करिए। मैं इसी क्रम में, आज इस बात को कहने के क्रम में, जितने भी साथी इस पटल को अपने विचारों से
सिंचित करते हैं, उनके लिए मेरा यह प्रबोधन था। जितने साथी सुनते हैं उनके लिए मैं एक नया मार्ग खोल रहा हूँ कि यह जो प्यार का दरवाज़ा है, इसमें अपना अधिकार बनाए रखिए। किसी और को उस स्थान पर मत डटने दीजिए। जो बोलने वाले हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वे अपने मित्रों को इस खुराक से वंचित न करें, वे चलते रहें। विपरीत से विपरीत परिस्थिति आई, अपने समय, अपने संचालन, जैसे आप भोजन और स्नान को नहीं करते हैं, विराम नहीं देते हैं, उसी तरह से इसको मत विराम दीजिए, इसको चलाते रहिए। यह आपकी चीज नहीं है, यह आपकी है ही नहीं, यह उन लोगों की चीज है जिन पर उनका अधिकार है, जो आपको सुनते हैं, जो आपके प्यार में पागल हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपसे प्रभावित होते हैं, जो आपसे प्रभावित होकर उनका मन मस्तिष्क ठीक होता है, वे खुश होते हैं, वे चलते रहते हैं। तो आप उनके लिए, ये आपकी चीज नहीं है। आप प्रकट करिए अपने को, आप अपने को रखिए, आप अपने को स्वस्थ रखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रखिए, प्रयास करके स्वस्थ रहिए मानसिक रूप से। कहीं कठिन परिस्थिति आ रही है फिर भी आप डटिए कि नहीं, मुझे वह काम करना है। यह मौन आपका खतरनाक है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी व्यक्तित्वों के लिए जिनका निर्माण, जिनके कलश को आप जो है साध रहे हैं, जिनके मानस कलश को आप साध रहे हैं, आप उनके प्रति अत्याग कर रहे हैं, उनके प्रति एक गलत कर रहे हैं। हो सकता है वह एक ही हो सकता है वे एक भी ना हो। इसलिए आप उनके साथ कृपा करिए, आप बने रहिए। आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए कर रहे हैं। और जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैं यह कहूँगा, आपने अभी तो उस दरवाजे की कुंडी खटकाई है, आपने उस दरवाजे की कुंडी खटकाई है, उस चौखट पर अपना स्पर्श हाथ रखा है, उस जो चौखट है उसको जस्ट ऐसे, उस किवाड़ को ऐसे खोला है। अभी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको तो वह चीज मिल सकती है जिसका कोई दूसरा कोई है ही नहीं। आप अपने विशिष्ट श्रोता होने के भाव को, अपने पुष्ट समर्थक होने के भाव को, आप सुपात्र होने के अपने भाव को अपने स्तर से बनाए रखिए। मुस्तैद रहिए, आप सुनते रहिए, आप ग्रहणशील रहिए। बहुत कमेंट करके, बहुत कुछ कह के, बहुत कुछ बता कर नहीं, यह जो मन से मन का स्पर्श है उसको आंखों से बस ध्वनित होने दीजिए। उसको शब्द से भी सुनने की चाहना मत रखिए, उसको शब्द से भी सुनने की चाहना मत रखिए। प्रेम में शब्द नहीं है, प्रेम में भाव है, प्रेम में कोई तरीका नहीं है, प्रेम में केवल और केवल एहसास है। तो अपने मित्रों को मुझे जो मेरा नज़रिया था मैंने सौंपा है। मुझे विश्वास है कि हमारे साथी कवि के साथ कॉफ़ी की वह जो सुगंध है, जो चीनी है, जो उसका दूध है, जो उसका जल है, उन सब को आत्मसात करेंगे। कप की गुणवत्ता पर न जाकर कॉफ़ी के उस सुंदर भाव को पकड़ेंगे और एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बस आज मैं अब विराम लूँगा। फिर मुझे अगर सुनने की इच्छा हो, फिर कभी सुनने की इच्छा हो, तो एक बार मेरा मार्गदर्शन करिएगा। मुझे भी अपने सुनने वालों को पकड़ना है, मुझे अपने सुनने वालों के प्रति कुछ कहना है, उनके प्रति बने रहना है। एक बार जय महामना लिखकर मुझे इंडिकेट करिए कि हाँ, मैं आपको अच्छे वक्ता के रूप में प्रिय हूँ, मुझे सुनकर आपको कुछ मिलता है और आप मुझे आगे भी सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार सादर।